बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी बातें हम करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो पहला टेस्ट मैच जारी है, उसके तीसरे रोज़ के अख्ताम पर वेस्ट इंडीज़ ने बना लिए 126 रन और उससे पहले पाकिस्तान को आउट कर दिया था 282 रन पर। पाकिस्तान की बहुत अच्छा आगाज़ बैटिंग का हुआ, शान मसूद सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। उसके बाद शान के आउट होने के बाद एक छड़ी लग गई और 38 रन पर पाकिस्तान ने आखिरी 7 विकेट्स अपनी गंवाई है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान का, ये जो कोलैप्स होता है बैटिंग का, और ऐसे मौके पर होता है कि भाई हर कोई सोचने में मजबूर हो जाता है। ग्रीव्स ने बहुत उम्दा बॉलिंग की और ग्रीव्स की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ग्रीव्स ने 5 खिलाड़ी आउट किए और 5 मुसलसल मेडन ओवर्स भी इन्होंने किए, ये भी एक कारनामा है। उसके अलावा आपको स्कोर शीट में नुमाया बल्लेबाज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के नज़र आ रहे हैं। अब भी वक्त है, 2 रोज़ का खेल बाकी है। अभी वेस्ट इंडीज़ ने बनाए हैं 126 रन और 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं 43 रन पर। वेस्ट इंडीज़ की टीम अब भी 155 रन पाकिस्तान से आगे है। कल जब हम बात कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था, तनवीर ने भी कहा, जो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उनके अलावा मोहम्मद वसीम ने भी कहा था कि पाकिस्तान अगर 100 रन की भी लीड ले ले तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब कहानी कुछ और है। तनवीर अहमद साहब कराची स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद जो थी वो थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें झटका दी थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में झटका दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो देता ही रहता है। आपके जहन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने झटके दिए हैं, आपने बात ही कर दी। वैसे बात गलत नहीं है, मैंने कहा आपके मुंह से निकल गया, लेकिन है तो सही बात ना। देखिए, हम तो 100 की बात कर रहे थे ना, लेकिन बात ये है कि मैं तो ये भी बार बार कह रहा था कि ये विकेट ऐसी है जहां पे स्पेल लगा, उसने ले जानी है आपकी टीम पूरी। वही हुआ जो ग्रीव्स ने लक वाली बात जो मैंने की थी, ठीक है ना। ग्रीव्स की लक अच्छी थी और वो 5 आउट कर गया और फौरन से पूरी टीम आउट हो गई। खैर, मज़े की बात ये है कि हमारी जो टेल है उसने पूरा दिखाया और बताया कि यार, आप लोगों ने जो स्क्रीन पे बताया था ना कि 7वें नंबर से लेके 10वें नंबर तक के जो प्लेयर्स, उनकी एवरेज 8 की है, तो हमारी टेल ने शायद वो ग्राउंड के अंदर ही, टीवी तो लगा होता ना ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने बोला यार ये जो उन्होंने बात बताई है ना, ये पूरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो टेल की जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि यार हम 7 बैट्समैन के साथ जाएं, एक बॉलर शॉट कर देते हैं कि यार हमें बैटिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारी टेलेंडर्स को भाई ये भी सोचना है कि भाई अगर आपने टेस्ट मैच खेलने हैं एज अ बॉलर, आप सोचते हैं कि यार हमने और मैचेस भी खेलने हैं, तो भाई अपनी बैटिंग को किसी तरीके से इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरे मेहमान हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो, इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, उसके अलावा बहुत सारे इनके पास ओहदे रहे हैं। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। यार यहीं से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने इतना अच्छा आगाज़, इतने अच्छी रन बना रहा था पाकिस्तान, ये 7 विकेटें 38 रन पर आपने गंवा दी एक दफ़ा, फिर ऐसा हुआ। ये क्या मसला है पाकिस्तान की बैटिंग के साथ? ये सबसे पहले तो देखें कि जिस तरीके से आउट हुए हैं ना, मतलब या तो ना कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो रही हो उस टाइम पे, मतलब मोस्टली आप लड़के देखते हैं कि शॉट सिलेक्शन हमारी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब पिच भी अपना रोल प्ले कर रही है, अप एंड डाउन पिच में भी नजर आ रहा है, आसान पिच नहीं है, हमारे बॉलर्स ने भी दिखा दिया है। लेकिन आई थिंक फिर भी अगर हम देखते हैं कि अभी अब टेल की हम बात कर रहे हैं ना, तो मतलब ठीक है, टेल बोनस रन आपके होते हैं, लेकिन ऊपर ही अगर आपका ओपनर 0 पे आउट हो रहा है, उसके बाद आपके जो मेन बैटर है वो 12 पे आउट हो रहा है, कोई 20 पे आउट हो रहा है, कप्तान 23 पे आउट हो रहा है, तो फिर आप टेल को ब्लेम तो नहीं करेंगे ये टेल ने रन नहीं किए, क्योंकि उनका काम नहीं है। वो काम है उनका कि कर दिया तो बिस्मिल्लाह, नहीं है तो उनका मेन जो काम है। तो अब हम ज़ाहिर है बैटिंग के ऊपर हम अब्बास को तो नहीं अब ड्रॉप करेंगे ना जी, बैटिंग नहीं इसको आती, बॉलिंग में तो ठीक कर रहा है, अली भी ठीक कर रहा है, खुर्रम शहजाद भी ठीक कर रहा है। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऊपर वालों को ही लेनी होगी। वो एक आइडियल सिनारियो होता है और समहाउ हम वर्स्ट पे चले गए हैं दोनों टीमें माशाल्लाह। हमारी 8 की एवरेज है और सेकंड जो लास्ट पे वेस्ट इंडीज है, शायद इनकी 15 की एवरेज बनती है टेल की। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न है, लेकिन ये तब है ना कि जब ऊपर वाले अपना काम कर रहे हैं और कोई एक आध चीज नीचे रह जाती है, वो टेल से आप एक्सपेक्ट करें। लेकिन मेन आप कहें जी के आपके जो टेल एंडर है वो आपको लीड दिलाएंगे, वो करेंगे, तो वो नहीं। वो तनवीर ना वसीम आपसे एग्री करते हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे, मुसलसल गर्दन हिला रहे हैं नफी में। बिल्कुल, देखिए उसकी मैं रीज़न देखिए, एक उसकी वजह है ना
क्या हमें किमार रोज एफर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे? नजर आ रहे? बैटिंग में भी किमार ने नहीं की, लेकिन टेल ने उनकी बैटिंग में। किमार रोज एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं ना। हमारे बॉलर्स अगर जगह पे बॉल कर रहे हैं, वो सामने आके खेल रहे हैं। क्या किमार रोज क्या बहुत बड़ा ऑलराउंडर है? नहीं है। 300 विकेट्स हैं उसकी ऑलराउंडर। ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस टाइम बैटिंग की बात हो रही है कि हमारी टेल बैटिंग क्यों नहीं कर पाती। तो उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि किमार रोज क्या कर रहा है। क्या शमाज जोसेफ क्या बहुत बड़ा बैट्समैन है? ठीक है, वो जैसा भी खेल रहा है वो रन्स कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ से किमार रोज लेफ्ट किए जा रहा है, सेंसिबल। आप देखें कितना अच्छा खेल रहा है। तो क्या अगर हमारे शान मसूद आउट हो गया था जल्दी, अच्छा वो वैसे ही 100 के हुआ बाद, जो आप ठीक है, शिकायत भी कर रहे थे। ठीक है, वो तो खैर इनसाइड एज पे बोल्ड हो गया, लेकिन वो शॉट्स तो अपनी खेल ही रहा था ना। चलो 100 तो उसने कर दिया ना। उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ सलमान अली आगा को। ठीक है, क्या उसके बाद आमिर जमाल थे आपके पास? ठीक है, आपके पास रिजवान थे। ठीक है, क्या ये परफॉर्म नहीं कर सकते थे? उसके बाद अली उस्मान की मैं बात करता हूँ भाई, उसके 100 है, 550 है, फर्स्ट क्लास। मैं टेस्ट मैच बात नहीं सर, ये बात ना करें, नहीं सर ये बात ना करें। आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, ये बात ना करें मेरे से कि पहला या दूसरा। देखिए अली उस्मान से हम बात ये कर रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई यहां इस टाइम खेलने की बात हो रही है कि यार अगर आपने 100 किया हुआ है या 550 भी किए हुए, इसका मतलब आपको भी आता है खेलना। बात ये हो रही है कि हमारे नीचे के नंबर्स के प्लेयर, जिस तरह आमिर जमाल सीधी बॉल पे बोल्ड हो गए, अली उस्मान सीधी बॉल पे लेग बिफोर हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह दूसरी जो टेल है एफर्ट कर रही होती है, तो हमारे लड़कों को भी एफर्ट करना है। हम इस तरह सीधी सीधी बॉल्स पे आउट ना हो। ठीक है, और दूसरी बात ये, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भाई बैट्समैन की इंपॉर्टेंस है, वो तो रन्स करेगा, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जो टेल अंडर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, उनकी भी बहुत वैल्यू है। जब वो रन्स करेंगे, वो ऐड करेंगे, तो टीम का फायदा होगा। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि यार नीचे के 3-4 जो प्लेयर होते हैं, वो 10 रन भी वो लोग नहीं कर पाते। तो हमें बैटिंग इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितने भी बॉलर्स हैं हमारे। ठीक है, चलें देखिए, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की बात हम कर रहे हैं, पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें। बॉलिंग मतलब बड़ी क्वालिटी बॉलिंग हुई जो नज़र आई जस्टिन ग्रीफ की जानिब से, ख़ास तौर से वसीम, बहुत अच्छी बॉलिंग। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 5 मुसलसल मेडन और उसमें 5 खिलाड़ी आउट, कुछ बॉल्स प्लेबल भी थी, जैसे उन्होंने कहा भी सलमान अली आगा को जो बॉल पड़ा। आप कैसे देखते हैं? ये इतनी पेस नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी वो काम कर गया वसीम। और देखिए बॉलिंग एंड ऑफ द डे जगह पे बॉल करना ना, सलमान आगा को शमाज जोसेफ ने बॉल किया। ठीक है, ये अब देखें कि हमारे बॉलर्स की भी पेस नहीं है, लेकिन आप वो जिस तरह बॉलिंग सेकंड इनिंग्स में हो रही है, वो अनप्लेबल तकरीबन नजर आ रहे थे ना। अब्बास भी, खुरम भी, उसके बाद अली भी आया। तो पिच की जो डिमांड अगर आप उसको पूरा करते हैं, तो फिर आपकी पेस, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। उनके बॉलर को भी देखते हैं, उसने जगह पे बॉलिंग की है, स्टंप्स को ज्यादा उन्होंने अटैक किया है, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती गई है। ठीक है ना, बाकी ये अनप्लेएबल बॉल कोई नहीं होता क्रिकेट में, इससे तो मैं एग्री कोई नहीं करता जी। अनप्लेएबल बॉल किसी को भी पड़ गया है ना, कि टेल हमारी फारिग है, लेकिन हमारे बैट्समैनों को अनप्लेएबल बॉल पड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मैं कहूँगा पहले आपके बैट्समैनों की आती है। आपके कप्तान ने 1-1.5 साल से रन नहीं किए हुए हैं, जो भी कप्तान बने हैं। हम उनके 23 रन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी अली उस्मान कैसे आउट हो गया, खुरम शहजाद को बैट पकड़ना नहीं आता। हमारा प्रॉब्लम हमेशा जो है ना, हम दूसरी तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मेन बैटर्स की है। बाकी मुल्कों की जिनकी हम पहले देखते हैं जी कि वो रन्स देखिए वसीम, देखिए वसीम मसला पता क्या है? देखिए बात सुने, मसला पता है क्या मसला? ये अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर अली उस्मान पीटीवी की टीम से खेलता है तो यहाँ मतलब यहाँ पे बैठ के हम बोले जी पीटीवी की टीम से खेलता है तो उसकी सपोर्ट हम करते चले जाए, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। आप मेरिट की बात करें, देखिए नहीं बैट्समैन नहीं, तो फिर इसका मतलब इसका मतलब ये है आप गलत बात कर रहे हैं ना, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो वापस नहीं, ये गलत बात है ना, गलत बात है ना, गलत बात है। नहीं, फेवरेटिज्म की बात नहीं है, नहीं गलत बात है ना, फेवरिज्म की बात नहीं है ना। जब बाबर की बात होती है, जब कुछ नहीं करता, जब 2022 से अगर उसने रन नहीं किए तो सब बात कर रहे हैं ना, रन नहीं कर रहे, ये कोई बात नहीं होती है। देखिए जी, नहीं ये बात नहीं है, बात ये सीधी भाई, अगर किसी को खेलना आता है, चाहे वो टेल है चाहे वो बैट्समैन है, अगर किसी को खेलना आता है, अगर किसी की परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, उससे ये नहीं होना चाहिए कि पहला मैच है या तीसरा मैच है या छठा मैच है, बिला वजह। हमारा मसला ये है सर, हमारा मसला ये है, हमारा मसला ये है, हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है। सुनना भी
सुन लो एक मिनट मेरी बात, सुन ले आप मेरी बात। नुमान अली को ड्रॉप किया गया, जी ठीक है, उसको रीजन दिया गया जी उसकी बैटिंग अच्छी नहीं है। आपने पिक किया अली उस्मान को कि अली उस्मान की बैटिंग अच्छी है। क्या वो किसी ने मेरे से पूछा या जो जिनके साथ वो खेलता है उनसे पूछा है कि नुमान अली बेहतर बैट्समैन है या अली उस्मान है? नुमान अली इज फार मोर सुपीरियर। उसने तो टेस्ट मैच में भी रन करके दिए हुए हैं। अली उस्मान को मैं कभी भी ना कहता जी कि उसकी बैटिंग के ऊपर आप उसको एज दें। बॉलिंग है, वो बॉलिंग कर दे बैटिंग में, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो रिलायबल वो टेल के अंदर ही आएगा आपका। ये तो मैं आपको सिलेक्टर भी मेरे से को पूछता, मैं उसको यही कहता कि भाई अगर आप समझ रहे हैं जी कि ये नीचे जाके आपको 50 करके देगा, वो एक्सपेक्ट आप ना करें। नुमान अली से आप वो कर सकते हैं और उसने टेस्ट मैचेस में वो करके भी दिखाया हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि हम चीजों को हटा देते हैं जो डायरेक्शन जो हमारी होनी चाहिए, कि ये सिर्फ हमारी ये शो की बात नहीं है। ठीक है, हम आइडियल वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं जी, टेल को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बाकी मुल्कों की करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन इशू है ना, ये चीजें अब अगर सिलेक्शन कमेटी में भी सिलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी ना, कि वहां पे डिस्कस जो हो रही है अभी कि नुमान अली को ड्रॉप कर दीजिए, उसकी बैटिंग अच्छी नहीं है, हमें जरा बैटिंग अच्छी चाहिए, तो वहां पे जब ये बातें डिसीजन मेकर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि फिर गलत बात हो रही है। आपके ऊपर वाले क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, आपके ऊपर वाले रन नहीं करे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये तो फिर इसी तरह हो गया कि बाबर आजम को बॉलिंग में आउट करने चाहिए या आगा सलमान को पंजे लगाने चाहिए, नहीं है तो उसको टीम में नहीं होना चाहिए। जो जिसका काम है स्पेशलिस्ट, पहले फोकस हमारा उस पे होना चाहिए। बैटिंग का काम है रन करना, अच्छा, बॉलर्स का काम है आउट करना। अच्छा आप मुझे ये बात बताएं, क्या इस विकेट के ऊपर जिस तरीके से उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की है, क्या हमारे बॉलर्स ने उस तरीके से बॉलिंग की है? ये मुझे बता दें। जिस तरह ग्रीव्स ने एकदम से आके 5 आउट किए हैं, एकदम से मैच लेके वो निकल गया है, क्या हमारे फास्ट बॉलर्स को उससे उस जैसी बॉलिंग या जिस तरह विकेट पे सपोर्ट मिल रही थी नहीं करनी चाहिए थी? मुझे ऐसा लगता नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता नहीं किया। पहली इनिंग्स में दोनों को अगर हम देखते हैं कि मुश्किल मतलब उस तरह बॉलिंग नहीं की जो डिमांड थी, स्पेशली लेंथ की बहुत है। थोड़ा आपको शुरू किया इसलिए तो आपको डिसीजन देखे ना, लेग बिफोर और बोल्ड एकदम से नजर आने शुरू हो गए, लेंथ आगे हुई, लाइन हमारी बेहतर हुई है। अब देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि अब तो मैच 50-50 में एट दिस स्टेज बोलूंगा। अब लेट्स सी कि वो कितनी लेट आते हैं, लेकिन जो एक डिसीजन पाकिस्तान टीम ने किया था ना पहली इनिंग्स में, दैट माइट कम इन टू प्ले, वो हमारे फेवर में भी जा सकता है और ज्यादा चांसेस हमारे अगेंस्ट जाने के उसके हैं। वो है हैवी रोल लेना। याद करा दें, पहली इनिंग्स में हैवी रोल लेने का। आप हैवी रोल पहली इनिंग्स का सोच के नहीं लेते, आप हमेशा चौथी इनिंग्स का सोच के लेते हैं कि बाद वाली टीम को, कि मैच की जो आखिरी इनिंग्स है वो सोच के आप हैवी रोल लेते हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में हैवी रोल लिया था और जिसके बाद से पिच का बिहेवियर देखते हैं आप, वो दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। हैवी रोल से क्या होता है तनवीर? मतलब हैवी 1000 या 2000 टन का वो लिया है रोलर, ये कह रहे हैं आप 2000 टन वाला जो हैवीएस्ट होता है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एक होता है हैवी रोल, नॉर्मली कोई ऐसा पिच आ जाता है कि जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें इतना मॉइस्चर टॉप पे है कि अगर हम इसको हैवी रोल लेंगे तो ये बैटिंग के लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना, वो पॉजिटिव वे में आप लेते हैं। एक होता है पिच को खराब करने के लिए, टेस्ट मैचेस में नॉर्मली होता है कि जब पिच टूटने के चांस होते हैं, बहुत ड्राई पिच हो गया है, आप हैवी रोल लेते हैं कि यार ये बॉल और नीचे रहना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पहले 2 दिन के मुकाबले में या पहले दिन के मुकाबले में आपको बॉल नीचे रहना ज्यादा शुरू हो गया, अप एंड डाउन पिच के अंदर आ गया है, तो शायद जो सरफेस थी वो इवन उससे नहीं रही है, उसके अंदर कुछ अप एंड डाउन पिच के अंदर आना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि पहली इनिंग्स के अंदर पिच ऐसा नहीं खेल रहा था, अब तो अनप्लेबल पिच नजर आना शुरू हो गया ना। चाहे उनकी बॉलिंग जब हो रही थी, जब हमारी भी रात को बॉलिंग हो रही थी, उसके अंदर आपको लग रहा था कि यार यहाँ पे तो 50 रन पे शायद पूरी टीम आउट हो जाएगी। वो सिर्फ क्या था कि बाउंस, थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी थी, लेकिन बाउंस की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बैट्समैन नीचे बैठ के खेल रहे थे, तो नॉर्मली अगर मैं होता हूँ कैप्टन या आप डिसीजन मेकिंग इस तरह की होती है कोच या कैप्टन की, तो आप वो चौथी बारी सोचते हैं कि यार हैवी रोल लेंगे ना, ये इनके गिटों पे बॉल लगेगा, तो शायद जो हमें नहीं करना चाहिए था हमने वो पहली इनिंग्स में कर लिया। अच्छा। हालांकि ये डिसीजन नॉर्मली तीसरी इनिंग्स में होता है। ये ठीक है, 3 किस्म के रोल होते हैं, 500 केजी का, 1000 केजी का और 2000 केजी का, तो हैवी रोल ले लिया उन्होंने। एज बॉलर आप कैसे देखते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, आपको चाहे आप हैवी रोल लें या ना लें, फास्ट बॉलर अगर वो तो वैसे ही खुश होता है कि यार जगह पे बॉल गिर रहा है, अगर लो भी रह रहा है, लो के साथ सीम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, भी तो है फिर हमारे नहीं
चौथी इनिंग हमने खेलनी है। वो तो फिर जाहिर सी बात आपको सोचना पड़ेगा ना, जब आपने चौथी इनिंग खेलनी है तो फिर आपको सोचना पड़ता कि हम छोटे रोल के साथ जाएं या हैवी रोल के साथ जाएं। तो ये तो फिर जाहिर पता वहाँ पे कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, आपका कप्तान है, आपके सब लोग हैं, तो उनको खुद सोचना चाहिए। तो कि ये गलती आपके ख्याल में की पाकिस्तान ने? वसीम के मुताबिक तो गलती है। अब सुने, देखिए, अगर हमने कह दिया गलती की, ठीक है, अगर हम कहते हैं गलती होगी तो लोग बोलेंगे यार ये तो वहाँ है नहीं, ये बैठ के ये बातें करते। मसला यहाँ पे ये है ना भाई, प्रॉब्लम ये है कि यार वो कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ वहाँ पे, उनको ज़्यादा पता है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्रैक्स देख रहे होंगे, लो देख रहे होंगे, अनइवन हो रहा है, क्या हो रहा है, मुश्किल हो रही है, उस हिसाब से रोल ले लें, ठीक है। तो वो तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हम अपना डिसीजन देते हैं या हम बात करते हैं, वो तो वहाँ पे जो सामने बैठे हुए हैं, अगर वो वहाँ रह के गलती कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उनकी ज़्यादा जो फॉल्ट है। देखिए परफॉर्मेंस देखें, अभी इस विकेट से, ये जो रोल से पहले बात हो रही थी ना, देखिए परफॉर्मेंस सबकी काउंट होगी, चाहे बैट्समैन है, चाहे टेल है, चाहे कोई भी है, परफॉर्मेंस सबकी काउंट होनी है। अगर इमाम गलत शॉट मार के आउट हुआ है तो इमाम गलत शॉट मार के आउट हुआ है, उसको वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, ठीक है। अगर सलमान अली आगा को गेंद अच्छा हो गया है तो उसको वो टैकल करना चाहिए था किसी तरीके से, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते आराम से निकल जाएं। अगर बाबर आउट हो गया तो उसको टैकल करना चाहिए था। रिजवान ने सबसे गलत शॉट खेला, ठीक है, ऑफ स्टंप से बाहर उसने कट मार दिया, ठीक है। वो तो जाहिर पता वो ये सोच रहा होगा कि यार मेरे साथ अब टेल शुरू हो गई है, मैं रन्स बनाऊं किसी तरीके से। आमिर जमाल सीधी बॉल पे बोल्ड हो गया, अली उस्मान भी आउट हो गया, ठीक है। अभी जो वसीम ने एक बात की थी ना, नुमान, देखिए अगर मेरी चॉइस हो ना तो मैं तो अली उस्मान और नुमान का कोई कंपैरिजन ही ना करूं, मैं तो नुमान को सीधा सीधा टीम के साथ लेके जाऊं, क्योंकि उसकी जो एज अ बॉलिंग जो उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन जब आप किसी और बॉल स्पिनर को लेके जाते हो और साथ में उसके फर्स्ट क्लास में रन्स होते हैं ना, फिर लोग ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि यार ये खेल सकता है, तो इसको रन्स भी करने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि नुमान की शायद बेहतर बेशक खेलता हो, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी भी अच्छी है। तो कंट्रीब्यूशन सबकी बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैट्समैन की ज़्यादा। अब मुझे एक बात बताएं, आप क्या कहते हैं, अभी 155 की लीड हो गई है, ठीक है, अभी ये तो शुक्र कर ग्रीव्स आउट हो गया, किसी को तो आइडिया ही नहीं है 300 हैं उसके इंटरनेशनल क्रिकेट, 700 हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 115 का 100 है, 180 का 100 है और 200 किया हुआ इसने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो, टेस्ट क्रिकेट में बाबर ने भी नहीं किया टेस्ट में। तो वो तो बड़े बड़े सुपरस्टारों ने 200 नहीं किया, वो तो बड़े बड़े सुपरस्टारों ने नहीं किया। आपके दिमाग में बाबर के अलावा कोई बात ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ 196 वो तो आपके अलावा तो आप तो यार नहीं, कुछ ऐसी की बात नहीं है, ऐसी की बात नहीं। बस आप क्लिप लगवा दोगे जी, आसिफ और तनवीर की हीट अप डिबेट होगी, बस यही चाहते हो आप, और क्या, आपका काम ही यही है। ब्रेक ले लो, क्योंकि जाहिर बात है फिर मैं कुछ बोलूंगा आपके पास सवाल तो होते ही नहीं है। ब्रेक ले लो, दो बातें हैं सिर्फ आपके पास, सवाल बनाने आपसे डिस्कस, कोई ऐसा ब्रेक लेके वापस आता हूँ, अभी वापस आता हूँ। बंदा होता तो मेरे पास। एक मरतबा फिर खुशामदीद सिली पॉइंट में। अब कुछ और हम डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड कप होने वाला है अगले साल, उसकी तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि एक नया लिस्ट ए टूर्नामेंट होगा और उसमें जो 4 टीम्स हैं उनका भी ऐलान कर दिया है। 11 अगस्त से ये टूर्नामेंट होगा 18 अगस्त तक और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ही होगा। वसीम, आपसे शुरू कर देता हूँ क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ खासे गहरे जुड़े हुए हैं। ये 4 स्क्वाड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ऐलान किया है, हर स्क्वाड के अंदर 11-11 लड़के ही हैं। रिज़र्व का भी एक पूल बनाया है, बैटर्स का और दीगर खिलाड़ियों का, बॉलर्स भी हैं, विकेट कीपर्स भी हैं। इसको कैसे देखते हैं, इस मूव को पहले तो आप बताइए, कैसी ये मूव है कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन में मदद मिलेगी इससे? देखिए, मूव तो अच्छी है, लेकिन इस मूव की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप सारे एक्सपेक्ट्स आप
वो सारे फॉर्मेट्स आप कवर करते हैं। ठीक है। वनडे हमने लास्ट ईयर भी देखा मिसिंग था, शायद उससे पिछले साल भी मिसिंग नजर आ रहा है हमें कि रीजन्स का या हमारी जो रीजनल क्रिकेट है उसका वनडे कप नहीं होता, सिर्फ आप फर्स्ट क्लास कराते हैं और डिपार्टमेंट्स का होता है सिर्फ आपका वनडे कप। तो आई थिंक ये तो परमानेंट एक फीचर आपका होना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, ताकि न सिर्फ के इन प्लेयर्स को जो भी सिलेक्ट हुए क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको भी मौका मिले। ऑब्वियसली आपकी जो फर्स्ट क्लास टीमें इतनी ज्यादा हैं तो फिर आपका वनडे का भी आपका उनका एक सेटअप ऐसा होना चाहिए जो कि आपको पता चलता रहे। ये तो आप स्पेशल आपने एक बना दिया, इवेंट बना दिया है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली भी सिलेक्शन भी उस तरीके से हुई है। तो रीजन के लड़के बाकी सोचेंगे कि यार हमें फिर कब मौका मिलेगा, डिपार्टमेंट नहीं हमें अगर लेता तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा तो नहीं है, 8 डिपार्टमेंट आपके और सारे प्लेयर्स तो नहीं आएंगे। बहुत से ऐसे परफॉर्मर्स होंगे कि जो व्हाइट बॉल के अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन उनकी वहां पे जगह नहीं बन रही है, तो रीजन के एक मेरे ख्याल में परमानेंट लीग होना चाहिए। बाकी अच्छा है ये। अब मुझे नहीं इस पे मैं देखा कि इसकी डेट्स रखने की कोई खास वजह है शुरू में, या बेहतर होता कि किसी और विंडो में शायद करवा लिया जाता कि जब आपके बाकी जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल वर्ल्ड कप खेलना है तो वो भी इस इवेंट का हिस्सा होते ताकि वो फिर प्रेपरेशन होती वर्ल्ड कप की। अब तो ये लग रहा है ना कि हम एक सॉर्ट ऑफ ट्रायल बेस एक टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसके अंदर जो परफॉर्म करेगा उसको फिर हम टीम के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स आपके ऐसे हैं जो मिसिंग नजर आ रहे हैं, आपको टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, कुछ और भी इसमें मिसिंग नजर आ रहे हैं। तो शायद इसकी टाइमिंग बेहतर हो सकती है, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है और इसको अच्छा। परमानेंट होना चाहिए। 4 टीमें नहीं, जितने रीजन्स आप बना रहे ये हैं तो वर्ल्ड कप के लिए ग्रेड बनाया ना, 1 के। इस साल ये ऐसे ही होगा, हो सकता है अगले साल ये कुछ इसमें बेहतरी आ जाए। तनवीर हाँ, लेकिन आप आसिफ नहीं होना चाहिए ना। आपने सुना है कभी किसी मुल्क में जी के डोमेस्टिक का नया टूर्नामेंट मुतारिफ करा दिया ऑस्ट्रेलिया ने या इंग्लैंड ने कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ल्ड कप की? तो ये आपको गैप नजर आ रहा है ना कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा, उसके अंदर फिर जो आपके जो फॉर्मेट्स इस तरीके डिस्ट्रीब्यूट किए रहे हैं कि वो नहीं है उस तरह, क्योंकि इसके फौरन बाद तो आपका हो जाना है वनडे कप शुरू हो जाना है आपका जो डिपार्टमेंट का है। कोचिंग स्टाफ अगर देखें, एजाज जूनियर हेड कोच हैं एक टीम के, उसके अलावा आपको इकबाल इमाम नज़र आते हैं, उसके अलावा एजाज शीमा हैं, उसके अलावा मिसबाउल हक हैं। कोचिंग स्टाफ तो खासा मुझे तो अच्छा नज़र आता है। ये डोमेस्टिक के लड़के हैं, कुछ नए भी शामिल हुए हैं, फ़ाहद इकबाल को मैं देख रहा हूँ और भी फैसल अथर को देख रहा हूँ। तो इनको कोचिंग स्टाफ कैसा है? देखिए कोचेज जो आपने इजाज हो गया, ये पुराना कोच है, सीजन कोच है और अच्छा कोच है, अच्छी रेपुटेशन के साथ इन्होंने जहाँ पे भी काम किया हुआ है। इस तरह इकबाल इमाम है, हाईली रिस्पेक्टेड कोच, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंसेस भी दी, टीमों को चैंपियन भी अपनी बनाया हुआ है। बात फिर उधर ही आ जाती है कि बिस्मिल्लाह हक, मतलब एक और रोल आपने दे दिया है कि हम वो अक्सर बात करते हैं ना कि रोल कम होने चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। अब आप एक नेशनल सेलेक्टर भी एक टीम का कोच है, और फिर जो पॉलिसी है क्रिकेट बोर्ड की, जो चले क्रिकेट बोर्ड की नहीं है लेकिन जो हेड ऑफ क्रिकेट बोर्ड है इस टाइम पे अफेयर्स के, जो आकिब जावेद, उनका विजन है जी कि सेलेक्टर कोच कभी भी नहीं हो सकता, ना उसका होना चाहिए, क्योंकि वो एक डिफरेंट रिलेशनशिप होती है सिलेक्टर की प्लेयर के साथ। जब वो कोच होगा तो वो उसके साथ उस तरह नहीं चल सकता। तो एक दो फिर आप उसी चीज की नफी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वाई नॉट के यहाँ पे, जहाँ पे आपने 2-3 डोमेस्टिक के अच्छे कोचेज लगाए हैं, तो और भी तो कोचेज है ना आपके डोमेस्टिक के, आपने उनको क्यों नहीं लगाया? उन्होंने कहाँ जाना है, उनका पाथवे क्या है? कि कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी, ये छोटी सी अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे भी आपने मतलब एक स्लॉट रख ली अपने लिए कि हम डायरेक्ट लगाएंगे, तो फिर ज्यादती है। इसी तरह कोचिंग स्टाफ बाकी भी लड़के अच्छे हैं, इसमें काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि मैं कहूँगा कि सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट मिला उनको। क्या उनका रिज्यूमे इतना था या इतनी परफॉर्मेंसेस थी कि वो आके एकदम से इस लेवल पे ले आए, या और लोग डिजर्विंग थे डोमेस्टिक के अंदर जो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं? लेकिन कुछ लोगों की मुझे बड़ी खुशी हुई है, लाइक साकिब फकीर है, एक्सीलेंट कोच, काफी अच्छे से वो काम भी कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अहमदाबाद रीजन के साथ वो होते हैं। तो बहुत सी अच्छी चीजें भी इसमें हैं, लेकिन आई थिंक वो रोल्स वाली जो बात हम अक्सर करते हैं ना, तो हम तो कह रहे हैं, या तनवीर तो अक्सर यही बात कहते हैं ना कि रोल्स कम होने चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। तो ये दिन ब दिन रोल बढ़ते जा रहे हैं, ये ना हो कि बाद में पता चले कि 10-10 रोल एक बंदे के पास चले गए। तो थोड़ा सा हमें फोकस उस तरफ लाना होगा। तो वैसे मैं आप तनवीर के लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मतलब ठीक है वो बाबर का जिक्र है इसमें, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखिए हम टेल की बात कर रहे थे ना, जो हम टेल की बात करते हैं जी, ठीक है, मैं भी इस चीज पे एग्री हूं कि जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए जितना बाकी मुल्क के भी वो करते हैं। मेरा सिर्फ इख्तलाफ उस चीज से होता है कि जब हम सारा ब्लेम जब मैच ही टेल के ऊपर डाल देते हैं ना। आदिल रशीद इंग्लैंड के हैं,
उसके 10 सेंचुरियां फर्स्ट क्लास में है, बाबर की 12 हैं, उसके 37-50 हैं फर्स्ट क्लास में, बाबर के 45 हैं। तो दैट मीन्स कि वो मतलब उसने टेस्ट मैच जिताने हैं, जब वो टेस्ट मैच खेलेगा या वनडे खेलेगा वो उनको जिताएगा मैचेस। वो डिफरेंट सिनारियो में आप काउंटी क्रिकेट या फर्स्ट क्लास खेलते हैं। अली उस्मान ने भी जो 100 किया हुआ मेरे सामने नहीं किया हुआ, क्योंकि मेरे साथ खेला वो पैटर्न ट्रॉफी, मेरे सामने उसने 50 भी शायद नहीं किया हुआ, क्योंकि वो खेलता है मेरे साथ पैटर्न ट्रॉफी। अगर वो सिल्वर में खेला हुआ है या कायद आज़म ट्रॉफी में नीचे कहीं खेला हुआ है, रन्स किए हुए हैं, दैट डज नॉट मीन के स्टैट्स आपको हमेशा सही पिक्चर दिखाते हैं। अब वो स्टैट्स देखते हैं तो क्या आदिल रशीद और बाबर आजम एक लेवल के प्लेयर हैं, क्योंकि स्टैट्स तो मिलते हैं उनके? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ स्टैट्स देख के अगर हम देखते हैं जी किसको बैटिंग आती है या उसको आती है, वो हम वहां पे गलती कर देते हैं। वो आपको देखना होता है। तो मैं फिर कहूंगा कि अभी स्टैट्स की बात कर रहे हैं, चलें उस तरफ आ ही गए हैं, तो जो 85% स्टैट्स पे हमने जाना था, हमने सारा कुछ वो सिलेक्शन इन टीमों के अंदर, मुझे बता दें बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर है पाकिस्तान की वाइट बॉल की क्रिकेट में। वो कैसे सिलेक्ट हो गए हैं इस टीमों के अंदर? अब इसमें देखें ना, जो रिज़र्व पूल के अंदर भी हैं उसमें मोहम्मद सलमान है, मोहम्मद फ़ाइक है, इरफान खान है, उसके अलावा अरशद इकबाल फास्ट बॉलर है, मोहम्मद सलमान है, रज़ाउल्लाह यंग फास्ट बॉलर है, साकिब खान कराची का फास्ट बॉलर है, पेशावर से आमिर खान है, शाहनवाज धानी जो वाइट बॉल में अभी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, और वाइट बॉल में वो खैर ज़ल्मी ने उन्हें खिलाया नहीं, फर्स्ट क्लास वो SNGPL से खेले, उन्होंने अच्छी विकेट्स हासिल की, 28 विकेटें ली उसने इस फर्स्ट क्लास में। उसको भूल गए कि शाहनवाज धानी को में लगा दिया ना आपने उनको भी ना। मेरा क्वेश्चन इसमें कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप तो दूर, मतलब वैसे ही आपके फर्स्ट क्लास उसके वाइट बॉल के प्लान्स के अंदर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो उनको आपने फिर कैसे सिलेक्ट कर लिया है? मतलब मोहम्मद इखलाक ठीक है, वो अच्छा बैटर है, ठीक है, रन्स भी उसने किए हुए होंगे, अभी डिपार्टमेंट भी खेला है, तो वो एज अ कीपर खेल रहा है, तो क्या आपको नजर आता है कि वो वनडे की टीम में कभी भी जाके आगे जाके एज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर खेलेगा? कभी नहीं खेलेगा ना। आपका हसीबुल्लाह आपके रिजर्व में है कि जो कि खेल सकता है, जिसका फ्यूचर है। तो इखलाक को अगर आपने रखना है तो एज अ बैट्समैन आप रखें, ठीक है जी, बैटिंग उसको आती है, लेकिन पार्ट टाइम कीपर और जिसका चांस भी नहीं है, आप उसको रख के हसीबुल्लाह जैसे आप जो प्लेयर है आपका, आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है, क्योंकि आई एम श्योर कि अब बात है कि जी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो इसमें बहुत से लड़के ऐसे जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, अगर आप निकाल के देख लें, अभी जो लास्ट वनडे कप हुआ है उसके अंदर उमैर बिन यूसुफ कहाँ थे आपके, या 3-4 लड़के और हैं, ये कहाँ पे थे? इनकी परफॉर्मेंस आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी ना उस तरह। ठीक है। तनवीर, हसीबुल्लाह और शाहनवाज दानी ये प्लान में नज़र आते हैं आपको वाइट बॉल क्रिकेट में? क्योंकि शाहनवाज दानी तो फर्स्ट क्लास भी खेलता है, इस सीज़न में भी खेला, हसीबुल्लाह भी खेला। देखिए, हसीबुल्लाह के साथ मेरे ख्याल में काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। उसको खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए। हमारा मसला ये है, हम लड़कों को पूरे मौके देते नहीं हैं, उसके बाद जाके हम नए लड़के सेलेक्ट कर लेते हैं, नए विकेट कीपर सेलेक्ट कर लेते हैं। शाहनवाज दानी की मैं हमेशा बात की और आज भी कर रहा हूँ कि उसकी अगर परफॉर्मेंस है तो उसको ज़रूर टीम में आना चाहिए। उससे पहले दूसरे फास्ट बॉलर्स को लिया हुआ है, वो मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है, कुछ लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी अब इनडायरेक्टली शायद उन्होंने शाहनवाज दानी की बात की है, किसकी बात की है, उसकी फ़िटनेस नहीं है, उसका बॉल नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो बात ये है कि पसंद न पसंद यहाँ चलती है भाई। जिसको खिलाना है उसके लिए कुछ भी बोल देना इन्होंने, जिसको नहीं खिलाना उसके लिए कुछ भी बोल देना। तो यहाँ पे यार चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। टॉप 10 बॉलर्स में है वो इस दफ़ा की जो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी हुई डिपार्टमेंट की, तो टॉप 10 में तो नाम क्यों नहीं है? टॉप 10 में तो नाम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे आकिब जावेद साहब तो सिलेक्टर बैठ के कहते हैं कि जी स्टैट्स 85% स्टैट पे चलेगी टीम। तो जब स्टैट्स पे चलेगी तो फिर क्यों नहीं है नाम? मेरा तो सवाल ये है ना भाई। जिसको रखना है उसको कायद आज़म ट्रॉफीज उठा के रख लेना है, जिसको नहीं रखना उसको नहीं रखना, जिसको रखना है उसको प्रेसिडेंट ट्रॉफीज उठा के रख लेना है। यहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। हालांकि ये दोनों लड़के हसीबुल्लाह भी और शाहनवाज धानी भी SNGPL के हैं, जो एक सिलेक्टर भी है हमारे। सर ये मेरा मसला नहीं है, SNGPL का कहीं भी है, जो लड़का अच्छा है वो अच्छा है। अब मैं इस चीज़ के पीछे पड़ जाऊं कि वो SNGPL का है, वो फलाने का है, वो मेरा मसला नहीं है। जहाँ का भी है, जहाँ मेरा कहने का मतलब मिसबा है ना उसमें, जहाँ का भी है, कोई भी है, मेरिट की सिलेक्शन होनी चाहिए, बात ख़त्म सीधी। तो ये सिलेक्शन आपके ख्याल में ठीक नहीं हुई? वसीम भी यही कह रहे हैं। वसीम भाई, मतलब इन्होंने बात ही ख़त्म कर दी ना। अब ये टूर्नामेंट जब होगा इसका नतीजा भी देख लेते हैं, आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़िटनेस के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे रिकॉर्डिंग,
उसका ऐलान किया है कि फ़िटनेस, अब ये डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल हैं, उसके अलावा जो भी नीचे के लेवल पर ये फ़िटनेस का सिलसिला आपने देखा है इसको वसीम? रीजनल डिपार्टमेंट, ज़िले, जोनल टीमों पर फिटनेस पॉलिसी का इतलाक़ होगा और तमाम उम्र के खिलाड़ी फ़िटनेस टेस्ट पास करने होंगे। 7 से 8 टेस्ट हैं जो पास करने होंगे। आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं वसीम? ये देखिए, फिटनेस का क्राइटेरिया तो अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए। अब इसकी बैटरीज वगैरह तो मैंने नहीं देखी है कि नई बैटरीज क्या बनाई है, कौन कौन से टेस्ट होंगे, कैसे होंगे, वो उसकी डिटेल तो भी मेरे ख्याल में नहीं आई है। लेकिन इस पर क्वेश्चन मार्क यही आता है ना कि फिर डिपार्टमेंट का भी आपने बना दिया है ये क्राइटेरिया। हाँ। चलिए ठीक है जी, पीसीबी का बंदा आएगा, वो डिपार्टमेंट को आके वो चेक करेगा, तो आई थिंक डिपार्टमेंट के अपने जो ट्रेनर्स होंगे, फिर मैं कहूँगा मोस्टली वो पीसीबी के ही होते हैं। तो लैक ऑफ ट्रस्ट आपको नजर आ रहा है ना कि आप चंद आपके ट्रेनर्स होंगे जिन्होंने पूरे जाके वो टेस्टिंग करनी है। बस इसमें मेरा क्वेश्चन एक आता है कि हम सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हम यूनिफॉर्मेलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट पीएसएल? फिर आप पीएसएल में भी टेस्टिंग इंट्रोड्यूस करा दें। चले ओवरसीज की नहीं करते, अपने प्लेयरों की करा दें आप। ये तो सवाल आप इससे पहले भी उठा चुके हैं तनवीर। ये अंडर 15, अंडर 19, अंडर 17, इसके अंदर रीजनल फर्स्ट क्लास ग्रेड 2 डिपार्टमेंट्स भी शामिल होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक पैनल होगा जो हेल्थ, जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस पर मुश्तमिल होगा, वो ये टेस्ट लेंगे। जो भी टेस्ट ले भाई, जब इम्प्रूवमेंट आएगी तब बात करेंगे कि यार वाकई टेस्ट हुआ है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, जो कि हमेशा में नज़र आया, कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। बाकी मैं डिपार्टमेंट के फ़िटनेस टेस्ट के ख़िलाफ़ हूँ, कोई और हो ना हो वो मुझे नहीं पता। डिपार्टमेंट क्रिकेट का पीसीबी से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, ना उन पर सख्ती करनी चाहिए। रीजन अगर वो कंट्रोल करना चाहते हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वहाँ पे भी ये जो फिटनेस टेस्ट लेके लड़कों को फेल करते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी जो मर्ज़ी करते रहें, इनको ज़्यादा पता है किस तरह चीज़ें ठीक होनी है, किस तरह नहीं होनी है। पिछले कोई 50 साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं, कोई भी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ रही। देखते हैं अगर जब फिटनेस इम्प्रूव होती है तो फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, 11 मुख्तलिफ टेस्ट देने होंगे। पहले जो बात हो रही थी 25 टेस्ट की या 24 टेस्ट की, पहले ये जो 11 टेस्ट है ना, ये ट्रेनर जो ले रहे हैं ये तो पास करके दिखाएं पहले हमें। ट्रेनर ने थोड़ी खेलना है यार, वो करके दिखा दें, फिर हम बोलेंगे यार ठीक है जी, लड़के जो है वो ट्रेनर्स भी टेस्ट पास करके दिखाएं। ये तनवीर का कहना है। इस पर आप अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा। हमारे जब ये शो आप देखेंगे यूट्यूब पर। एक ब्रेक का वक्त है। आई विल कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सिली पॉइंट में एक बार फिर खुशामदेद। नाहिद राना जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, उनके बारे में हमारे ही शो से बात की थी तनवीर अहमद ने कि ये इंजर्ड हो जाएगा। जब वो प्राइम में था अपनी, उस वक्त की बात है, प्राइम में तो खैर अभी भी है, ये यंग है। ये साइड स्ट्रेन हुआ है इसको तनवीर, जो आप बात कह रहे थे वही हुआ, खैर फील्डिंग करते हुए हुआ है। लेकिन इसके बारे में आप बताइए ना, एज फास्ट बॉलर आपको क्यों ऐसा लगता था कि ये इंजर्ड हो जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है वो 150 पे बॉल करता है, तेज़ बॉलिंग करता है। तो जब तेज़ बॉलिंग के साथ अगर आपका एक्शन या अलाइनमेंट या फॉलो थ्रू या गैदर, ये हर चीज़ रनअप से लेकर फॉलो थ्रू तक, ये सब चीज़ें अगर आपकी अलाइनमेंट नहीं हो गई, ठीक है, तो उसमें आपको इंजरीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो कि तेज़ बॉलिंग करते हैं। उसके बाद जब ये गैदर पे आते हैं, इनका हाथ गर्दन से पीछे चला जाता है। जब गर्दन से पीछे चला जाता है, आपकी फोर्स आगे होती है, हाथ पीछे जाता है, तो आपका जो ऊपर का धड़ है, क्या यही बोलें, क्या बोलें, ठीक है, हाँ, इससे कमर से ऊपर, हाँ, ये पीछे की तरफ चले जाता है और आपका जो नीचे का पोर्शन होता है उसका प्रेशर आगे की तरफ होता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। फिर उसके बाद थोड़ा आप पीछे जब जाते हैं गैदर करते हुए, फिर आप आगे होते हैं। ये उमर गुल की मिसाल सबसे अच्छी मिसाल है। जब उमर गुल भी नए नए आए थे,
उनको भी स्ट्रेस फ्रैक्चर आई थिंक हुआ था। उनकी भी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि जब वो गैदर पे जाते थे वो पीछे चले जाते थे हाथ की वजह से। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ को बेहतर किया था कि मेरी फोर्स आगे लगे और जब मैं गैदर करूं तो मैं पीछे ना जाऊं। तो नाहिद राना भी यही है, हाथ पीछे, नसीम शाह का भी यही, और हमारे और दुनिया के कितने फास्ट बॉलर्स हैं, इनको प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों की। तो ये जब तक इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो वो लड़का जो है वो अनफिट हो जाएगा, जो कि इसके चांसेस हैं। अब ये फील्डिंग से हुआ है या बॉलिंग से हुआ है, लेकिन ये आगे चल के उसको यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, बॉलिंग से भी हो सकता था। अब कोशिश ही होनी चाहिए, इनके जो कोचिंग स्टाफ है, जो उनके बॉलिंग कोच हैं, उनकी कोशिश ही होनी चाहिए कि जब भी आप गैदर पे जाएं, आपका जो बॉलिंग आर्म होता है वो कभी भी आपकी बॉडी से दूर नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी से दूर होगा तो आपकी बैक पे लोड आएगा, आपकी शोल्डर्स पे जो है वो लोड आएगा, आप सीधा फॉलो थ्रू आपका नहीं हो सकता, उसको सीधा करने के लिए जाने के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। अभी बुमराह अगर बॉल करता है, फ्रंट वाला हाथ उनका सीधा होता है, ये वाला हाथ ऐसे होता है, इसीलिए उनको बैक इंजरी होती है। अगर वो वहाँ से सीधा लेके आ जाए, उनको कभी भी बैक इंजरी नहीं होगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं फास्ट बॉलर्स के अंदर, जब तक आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी, चाहे आपका एक्शन भी एक्यूरेट है, अगर आपका फॉलो थ्रू में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप इंजर्ड हो जाएंगे। अब इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर है मार्क वुड, वो बार बार गिर जाते हैं, आपने हर फॉर्मेट में देखा होगा, जब वो जोर लगाते हैं गिर जाते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि कितना बड़ा कोचिंग स्टाफ वो है वहाँ पे, उनको क्यों समझ नहीं आ रही ये क्यों नहीं गिर रहा। हालांकि जिस नज़र से मैंने देखा वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और मेरे ख्याल में अगर वो इंजर्ड हुआ है तो उनको नी इंजरी हुई है, और वो नी इंजरी उनको कोई रनअप में नहीं हुई, उनको नी इंजरी हुई है फॉलो थ्रू में, जो मुझे लगता है जब वो गिरते हैं और उसी वक्त ही उसी पोजीशन में उनको नी इंजरी हुई है। ठीक है, तो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि आपने एक चीज़ देखी होगी ना कि यार आप घर में कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, ठीक, आपको नहीं मिल रही होती है, आप परेशान होते हैं, यार ये क्या हो गया, नहीं मिल रही, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, या कोई और बंदा आराम से देखता है, आके वो सामने पड़ी होती है एक चीज़, ऐसे ही होता है ना, आप हैरान हो जाते हैं यार ये क्या हो गया। इसी तरीके से फास्ट बॉलिंग भी है। हमारा मसला या कोचिस का प्रॉब्लम ये है, वो बड़ी बड़ी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। भाई बड़ी बड़ी चीज़ें तो सबको पता चल जाती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये कुछ सेकंड्स वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती, ये आपकी नज़र नहीं पड़ रही होती, क्योंकि उसकी वजह ये फास्ट बॉलर भाग रहा है, गैदर हो रहा है, ठीक है, फॉलो थ्रू जा रहा, आप कह रहे जी पैर भी ठीक है, तो टंग भी ठीक है, तो शोल्डर भी ठीक है, तो हर चीज़ ठीक है होती, ठीक है, तो आप कहते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब शाहीन की जिस तरह मैंने मिसाल दी है, कुछ सेकंड्स के लिए लेट है, उसका फ्रंट पाँव और उसका बॉलिंग आर्म जो है उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ये किसी को चेक ही नहीं हो रहा, उसका पाँव ही पूरा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से उसका पेस नहीं जा रहा, कोई नोट नहीं कर रहा। 36 दफ़ा बोल चुके हैं, कोई नोट नहीं कर रहा। इतने बड़े बड़े एक्शंस ख़राब हुए हैं लड़कों के, कोई नोट नहीं कर रहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये नज़र से गुजर जाती है, ये आपको पता नहीं चलती हैं, ठीक है ना। जिस तरह मैंने मार्क वुड की आपसे बात की है या शाहीन की बात की है, ठीक है, तो आप ये चीज़ें ठीक है, बेहतर करेंगे, आप लंबी क्रिकेट भी खेलेंगे, आपको फिटनेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अनफिट वहाँ पे होते हैं जहाँ पे आपके एक्शंस ठीक नहीं होते। ठीक है, अगर आपके एक्शन ठीक होंगे, आप लंबी बॉलिंग भी करेंगे, आप थकेंगे भी नहीं, आपकी फिटनेस भी रहेगी, आप में जान भी रहेगी। भाई ये पूरा जो लेक्चर तनवीर ने दिया ये बड़ा कारामद हो सकता है। अगर कोई हमें सुन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो वो इसके ऊपर काम करे, और उसके अलावा नायब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी अगर कोई सुन रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी ये प्रोग्राम देखा जाता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ वसीम भाई, तनवीर ने इसको, क्योंकि आप कोच हैं, आप गो के बैट्समैन हैं प्राइमरीली, लेकिन आप लेवल 3 कोच भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं जो गैदर करना और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नसीम शाह की मिसाल है, शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल इन्होंने दी, उमर गुल की मिसाल दी। देखिए उसमें ऑब्वियसली मतलब आई एम नॉट अ फास्ट बॉलिंग कोच, लेकिन उसमें जो बेसिक चीज है, जैसे भी तनवीर ने बोला कि आपकी अलाइनमेंट है ना, देखिए अलाइनमेंट बेसिकली है क्या कि आपकी जो जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि एक डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। जब ऐसा होगा कि शोल्डर आपके किस तरफ जा रही हैं और आपकी हिप्स रोटेट किसी तरफ और हो रही हैं, या पाँव की डायरेक्शन किसी और तरफ है, तो वो वहां पे आपको फिर इश्यूज आते हैं और वो इंजरीज आपको होती हैं। अब ये जो एक्शंस अभी जो नाहिद की हम बात कर रहे हैं, अब जितने भी हाई पेस वाले बॉलर्स आए हैं, इंजरीज तो उनको हुई हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर हो जिसका कैरियर ऐसा गुजरा हो उसको इंजरीज ना हुई हुई हो।
कुछ एक्शन रिलेटेड थी, कुछ वैसे ही स्ट्रेस की वजह से भी होती थी। लेकिन इसमें मैं थोड़ा तनवीर से पूछना चाहूंगा अली रजा के बारे में। ऑब्वियसली उसको अपने बॉलिंग करते हुए देखा हुआ है, अंडर 19 में भी, पीएसएल में भी खेला, और अभी जो खबरें आ रही हैं जी कि उसके ऊपर थोड़ा काम किया जा रहा है, शायद उसके एक्शन में भी ट्वीट की जा रही है कि वो थोड़ा उसका और सेफ एक्शन हो जाए। तो उसके क्या मतलब चांसेस हैं, मतलब उसको अली रजा के एक्शन को तनवीर कहाँ देखते हैं? और जो बात चल रही है जी कि उसकी टांगे पतली हैं, जो वीक है उसको जरा हम तगड़ा कर रहे हैं, तो इस पे भी तनवीर का क्या ख्याल है जरा? अच्छा देखिए, ये चीज़, इस चीज़ पे मैं इतना ज़्यादा नहीं जाता कि जिसकी टांगे पतली हैं तो वो लंबी बॉलिंग नहीं कर सकता। ये एक नेचुरल भी होता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम वर्क करके, ट्रेनिंग तगड़ी करके अपने मसल्स को हैवी करते हैं, जान लेके आते हैं, ठीक है, वो उस तरह कंफर्टेबल होते हैं। कुछ अब अगर अली रज़ा की टांगे पतली हैं तो इसका मतलब वो नेचुरल है ना, फिर नेचुरल पेस है ना उसके पास। टांगे तो पतली हैं, जिस्म भी पतला है, बिल्कुल लीन है, तो फिर पेस कैसे हो गया इतना तेज़? वो एक नेचुरल है। तो नेचुरल जो तेज़ होता है, तो इसका मतलब मोहम्मद जाहिद हमारे सामने इतनी बड़ी मिसाल है, कौन सी इतनी बड़ी नाहिद राना, कौन सी इतनी बड़ी उनकी वो फिटनेस थी, लेकिन ये तेज़ गेंद करते, ये नेचुरल है। लेकिन ट्रेनिंग ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ हमने अब इसका एक्शन, अगर जो भी उस पर काम हो रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा वो जब गैदर पे जाता है हल्का सा वो बाहर निकलता है, थोड़ा सा अंदर जाके वो बाहर निकलता है। वो चीज़ देखें, ये हमारे इतने कोचेज़, हमारे इन्होंने कोचिंग की हुई है, ट्रेनिंग की है, सब कुछ है। ये सिंपल सी चीज़ है, सिंपल चीज़ है, चाहे साइड ऑन है चाहे फ्रंट ऑन है, आपका जो अलाइनमेंट, आपकी जो रनिंग है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका जो फॉलो थ्रू है वो बॉल रिलीज करने के बाद सीधा होना चाहिए। सिंपल है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस है ही नहीं। अभी कल ही जो टेस्ट मैच हो रहा है ये पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का, ठीक है, हमने कितनी दफ़ा नोट किया, एन बिशप जब कमेंट्री में बैठे होते हैं वो हमेशा फास्ट बॉलर्स की एक्शन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, डिटेल से बात कर रहे होते हैं। इतने बड़े कोच हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है, एनसीए के अंदर भी, ठीक है, आप टूर पे तो नहीं सही करवा सकते, हमारे कोचेज़ है, लेकिन अब उसने दोबारा से खुरम शहजाद का बताया उसने कि देखो यार ये सीधा आ रहा है, जंप लेता तो एयर में बाहर निकल जाता है। अब खुरम शहजाद कब से खेल रहा है क्रिकेट, किसने काम किया खुरम शहजाद के ऊपर? उसकी अलाइनमेंट उस सब खराब हुई थी। उसकी वजह यह है, जब वो सीधा भागता हुआ आता है, अब वो विकेट की सीध में भाग रहा है, ठीक है ना, जब वो भागता है वो विकेट की सीध में भाग रहा है। जब एक बॉलर विकेट की सीध में भागता हुआ आ रहा है तो उसको जाहिर बात है सीधा सीधा भागते ही जाके उसी की सीध में जाके बॉल करनी चाहिए, अलाइनमेंट उसकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब वो जो रनअप में सीधा भाग रहा है और जंप लेके बाहर चला जाता है, ठीक है, अब वो जब एक बंदा जंप लेके बाहर चला जाएगा तो विकेट तो थोड़ी सी उसकी राइट साइड पे हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो हाथ अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तो ऊपर का पोर्शन तो उसको टेढ़ा हो गया ना। फिर नी उसने जंप लेके बाहर गया और ऊपर का पोर्शन उसका टेढ़ा हो गया, अंदर की तरफ चला गया, क्योंकि विकेट अंदर की तरफ है थोड़ी सी, तो क्या उसको इंजरी नहीं हो सकती? तो ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आती, ये क्या मतलब देख रहे हैं, काम चला रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि यार अब क्रिकेट ना बहुत बदल चुकी है, अब एक्शन उक्शन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। T20 क्रिकेट के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं, वो एक एक्सेप्शनल बॉलर होते हैं जिन पे एक्शन पे कोई काम नहीं हो सकता, वो और बॉलर्स होते हैं, जिस तरह पॉल एडम था एक साउथ अफ्रीका का, सोहेल तनवीर है, ठीक है, ये इस किस्म के एक्शन आप इन पे काम कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो ठीक होने वाले होते हैं, ठीक है, जो मुश्किल एक्शन नहीं, ईजी एक्शन होते हैं, उस पर काम करने वाला होता है, लेकिन ये उस पर भी काम नहीं करते। तो अब इसमें कैसे मदद कर सकते हैं आप तनवीर, पाकिस्तानी बॉलर्स की खास कर? देखिए मैंने तो यार ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं भाई, ये एक दो घंटे में सीधी होने वाली चीज़ें हैं। आपको अगर पाकिस्तान ये इतनी बड़ी चीज़ बुलाए कि आप हमारे साथ काम करें, तनवीर का काम नहीं है यहाँ बैठ के आपको सोल्यूशन देना, या मेरा काम भी नहीं है। अक्सर कहते नहीं कि टीवी पे बैठ जाते हैं, सोल्यूशन नहीं देते हैं। सोल्यूशन दे तो रहे हैं, करोड़ों रुपया ले, सोल्यूशन दे तो रहा है, ये तो सैलरी इन्होंने, मैं याद कराता हूँ वसीम, एक मिनट, जो वो लड़का था एहसान उल्लाह, उसकी इंजरी इन्होंने पहले बता दी थी, और एहसान उल्लाह को ये ऑफर भी कर चुके हैं, वो आया नहीं। खैर वो जब आएंगे कराची, जब की बात, टीवी पे बैठ के आप सोल्यूशन दें, हम टीवी पे एनालिसिस देने बैठे हुए हैं। सॉल्यूशंस हल निकालना ये आप लोगों का काम है जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ये तो पास में भी हमने देखा जी, एक वो कमेटी बना दीजिए बाहर से लोगों के, जी वो आके सॉल्यूशंस देंगे हमें। दैट मींस कि फिर क्रिकेट बोर्ड के जो अंदर लोग बैठे हैं उनको काम ही नहीं आता, आपको बाहर से लाना पड़ता है।
तो अगर सोल्यूशन आपने टीवी वालों से लेनी है तो जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं उनका क्या काम है, वो इसी तरह गलतियां करी जाए और जो टीवी पे बैठे हुए हैं उनको हल बताते जाए। वो सैलरी उस काम की ले रहे हैं तो अच्छा, उनको तो वो काम करना चाहिए। अब हमें जिस काम की सैलरी अब मिली है हम वो काम अच्छा, करें। मुझे वसीम का शुक्रिया अदा कर दूं, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपने बहुत तफसील के साथ बहुत मौज़ूआत पर बात की। जनाब आली, देखिए मसला ये है ना कि फिर हम जब यहाँ पे बात करते हैं, अभी आपके सामने वसीम ने क्लियर एक चीज़ कह दी है कि यार ये हमारा काम नहीं बिल्कुल है, सही। ठीक है। तो फिर हमें बोला जाता है कि जी आप ग्राउंड जाएं, ग्राउंड जाके मैच देखें, या अगर हम जब इनके ऊपर तनकीद करते हैं तो हमें बोला जाता है जी आप इनके ऊपर तनकीद वो क्यों आकिब करते जावेद की हैं। भाई statement- तनकीद हम इस वजह से करते हैं क्योंकि जहाँ पे चीज़ें ठीक होने वाली होती हैं आप अपने शौक से गए हैं वहाँ पे, ठीक है। अब मुझे वहाँ पे शौक नहीं है जाने का, मैं नहीं गया, मुझे यहाँ शौक है, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप अपने शौक से वहाँ गए हैं। अगर इस वक्त अगर पाकिस्तान के कोचेज जो क्रिकेटर्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपने शौक से गए हैं, तो आप जिस जगह पे शौक से गए हैं वहाँ से आपने प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। तो जब आप 2-2, 4-4, 6-6 साल के जब आप बैठे रहेंगे और प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ठीक है, तो उसके बाद हमारा काम क्या है? हमारा काम यहाँ पे ये होता है कि यार हम टीवी पे बैठे हुए हैं, आप जो गलतियां कर रहे हैं हम उसको पकड़ रहे हैं कि यार आप ये चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप हट जाएं वहाँ से, और अगर आप वहाँ रुके हुए हैं तो आप काम नहीं कर रहे, तो भाई हम तो ये बात करेंगे ना। फिर उसके बाद यही लोग टीवी पे बैठ के आके कहते हैं कि यार हमें सोल्यूशन नहीं देते। भाई हमारा काम नहीं है, जो वसीम ने भी बोला हमारा काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सोल्यूशन निकालते हैं। उसके अलावा भी हम प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं कि यार ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के किसी फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझे नॉलेज है तो मैं बात कर रहा हूँ, आपने हमेशा सोल्यूशन दिया है, ठीक है, ये मुझे नॉलेज है तो मैं बात कर रहा हूँ। आपने हमेशा सोल्यूशन दिया अगर है, मैं चाहे बॉलर का हो चाहे बैटर का हो। अगर चीज़ें ठीक हो रही हों तो मुझे ये भी कुछ ना करना पड़े कि यार चीज़ें ठीक हो रही हैं। भाई इस वजह से बोला जाता है, एक बंदा 6-7 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, आपके फास्ट बॉलर 6-7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, मैचेस के दौरान उनकी गलतियां दिखाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी आते हैं, आपका उन पे कोई काम नहीं होता। अगर 26 साल में 22 साल में भी आप किसी फास्ट बॉलर के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है, कब करेंगे? ये इशू हम थोड़ा सा समेट लेते हैं क्योंकि ये फास्ट बॉलर रहे हैं तो इनमें काफ़ी समझ है इस मामला से। और 200 विकेट्स लेने वाला फास्ट बॉलर पाकिस्तान में जो आया था उसका नाम है वकार यूनुस। उनके बाद किसी ने 200 विकेट्स हासिल नहीं किए फास्ट बॉलर्स ने। ये अलमिया है क्योंकि पाकिस्तान सरजमीन समझी जाती है फास्ट बॉलर्स के हवाले से। बहुत तफसील के साथ बहुत सारे मौज़ूआत पे बात की। मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया, आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।